ओके, हाय एवरीवन। सो जेई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो नीट के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। सो पहले सवाल में आपको पूछ रखा है कि एल ग्लूकोज का करेक्ट स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिल जाएगा। इसको ध्यान में रखना, बहुत सिंपल सा। आप डी ग्लूकोज जनरली जो नीट वाले एस्पायरेंट्स हैं वो डी ग्लूकोज को जनरली पढ़ते हैं, तो आप डी ग्लूकोज ध्यान में रख लीजिए। एल कैसे आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सो जो आपका डी ग्लूकोज है, अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बना दूँ तो डी ग्लूकोज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। वी हैव दिस CHO ग्रुप, then we have OH, then we have this OH and H, again we have this H and OH at carbon 4, at carbon 5 again H and OH, and at carbon number 6 we have CH2OH, राइट। ये आपका डी ग्लूकोज बन जाता है, ये डी ग्लूकोज होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। एल ग्लूकोज बनाने के लिए आपको इस पूरी कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट करना है। लाइक CHO और CH2OH के अलावा जो भी ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, लेफ्ट वालों को राइट कर दीजिए, राइट वालों को लेफ्ट कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वी हैव दिस CHO एंड दिस CH2OH सेम। अच्छा, इस वाले कार्बन सेंटर पे आपका OH लेफ्ट पे आ जाएगा, सो वी हैव दिस OH, राइट पे H आ जाएगा। नेक्स्ट वाले कार्बन सेंटर पे आपका H लेफ्ट पे आ जाएगा, OH राइट पे आ जाएगा। Next carbon center, we have OH on left side and H on right side, and at fifth lowest chiral carbon center पे OH आपको लेफ्ट पे देखने को मिलेगा और H आपको राइट पे देखने को मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वाले के 4 कार्बन, इन वाले 4 कार्बन कायरल कार्बन्स की कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर दिया। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। ये एल ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। एल ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन देखने को मिल जाएगा, राइट। So we have OH H OH OH, so OH H OH ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, इन सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि किसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर क्वेश्चन आपका नीट 2024 में भी आ रखा था, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रखे थे, जहाँ डाइपोल मोमेंट को NF3 और NH3 के डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन पूछा गया था। अच्छा, इन सब में से सबको ध्यान में रखने पे, मान लीजिए मैं CH4 को कंसिडर कर लूँ, तो आपको ये पता है कि CH4 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है दिस वे, और CH4 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सेकंड में, सेकंड आप देखेंगे PCl5, जो PCl5 आपका है कुछ इस तरीके से, वी हैव दिस ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक, तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। म्यू इज आल्सो इक्वल टू 0 इन दैट, इन दिस केस। नाउ इन केस ऑफ NF3, जो आपके पास NF3 होगा दिस वे, pyramidal structure, right, and a lone pair present on nitrogen. Now in this case the alignment of dipoles is in opposite direction. नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, सो इन तीनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होगा, और ये जो ऊपर वाला आपका लोन पेयर है इसका डाइपोल कुछ इस तरीके से अलाइन होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल आउट कर देंगे। सो जो आपका म्यू है वो 0 के इक्वल तो होगा नहीं, 0 के इक्वल नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट अमोनिया से थोड़ा कम होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमोनिया के केस में जो NH3 आपका होगा, दिस NH3 एंड अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, राइट, द डाइपोल्स आर अलाइंड इन सिंगल डायरेक्शन ओनली। इन तीनों का जो डाइपोल है, रिजल्टेंट डाइपोल, वो नाइट्रोजन की तरफ अलाइन होगा, और सिमिलरली जो आपका लोन पेयर है वो भी इसी तरफ अलाइंड होगा, जिसके कारण ओवरऑल रिजल्टेंट NH3 में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू NF3। सो यहाँ पे भी म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट इसका डाइपोल मोमेंट, इस NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। सो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा NH3 का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, राइट। ओके, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर इन C7H16। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुछ तो आपको ध्यान में होते हैं, जैसे आप पेंटेन के आपको 3 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, हेक्सेन के आपको 5 आइसोमर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको अभी हेप्टेन पूछ रखा है, हेप्टेन के बाद पूछ रखी है, ठीक है। सो 7 कार्बन एटम तक, अप टू 7 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स तक अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पता करने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पता करने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है वो होगा 2⁴ n - 4 + 1, राइट।
2 रेज टू n माइनस 4 प्लस 1. दिस इज द फॉर्मूला. अब पुट कर लेंगे वेर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो C7 दे रखा है, पुट कर लीजिए. सिर्फ एल्केन पे एप्लीकेबल है, ध्यान में रख लीजिएगा. ये फॉर्मूला आपका एल्केन्स पे एप्लीकेबल है, ये एल्केन्स पे एप्लीकेबल है. ठीक है. सो दिस विल बी 2 रेज टू 7 माइनस 4 प्लस 1. So this becomes equal to 2 raised to 3 plus 1. So 2 raised to 3 is 8. So 8 plus 1 will be equal to 9. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9. दैट इज ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा. ओके. Now in the next question, it says that the number of species having sp3 hybridized सेंट्रल एटम्स. कितने स्पीशीज़ हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखने को मिल जाएगा आपको. सो हम स्टीरिक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी नो दैट दिस स्टीरिक नंबर यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर एक मॉलिक्यूल पे आपको मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल देखने को मिल जाएगा. आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट करके हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ऑफ सराउंडिंग एटम्स. सराउंडिंग एटम में कितने मोनोवैलेंट हैं, उसके बाद प्लस एनाइन माइनस कैटाइन. अगर आपका स्टीरिक नंबर 2 के बराबर आ जाए दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp, राइट. एंड इफ स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स sp2. एंड इफ स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू, कंटिन्यूटी में आप लेके चल सकते हैं इसको, 4, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. और इट कुड बी dsp2 और इट कुड बी d3s. ये d3 या d3s भी आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है. कुड बी d3s. जो जनरली आपको लगेगा नहीं, बट एक दो कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ लेते हैं इसके रिलेटेड भी, जैसे KMnO4 आपका हो जाता है. सो ये फॉर्मूला लगेगा जिस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, स्टीरिक नंबर पता करके इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. ओके. सो इन सब पे अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कौन कौन सा आपका सही आंसर आ जाएगा. मान लीजिए मैं लास्ट वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ, ClO3 नेगेटिव. सो इन केस ऑफ ClO3 नेगेटिव स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन सेंट्रल एटम है और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 7 देखने को मिल जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है और ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता. मोनोवैलेंट में सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन्स आपको देखने को मिल जाते हैं. सो 7. उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है एनाइन जो दे रखा है उसको प्लस करना है आपको. सो 7 + 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 8/2. 8/2 इज नथिंग बट 4. एंड 4 स्टीरिक नंबर 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपको देखने को मिल जाएगा. 2 अदर ऑप्शंस भी होते हैं बट यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका sp3 होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है. अच्छा, सेकंड स्पीशी में अगर आप ट्राई करेंगे इसी को, अगर इस वाले स्पीशी में आप इसको ट्राई करेंगे ClO2 नेगेटिव में, मान लीजिए मैं ClO2 नेगेटिव कंसिडर कर लेता हूँ. स्टीरिक नंबर फाइंड आउट कर लीजिए. दिस विल बी इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. क्लोरीन के सेंट्रल एटम के फिर से 7 हो जाएंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज है तो मैं ऐड कर दूंगा 1. और ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम में प्रेजेंट हैं, ये आपके मोनोवैलेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं. सो ये भी आ जाएगा 8/2. सो 8/2 इज 4 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू sp3, राइट. ये भी sp3 आ जाएगा. सही, ये वाला भी sp3 आ गया. ओके. BCl3. अब BCl3 तो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज नॉट sp3, दिस इज sp2. तो आपको भी पता है बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे नहीं. एंड इन केस ऑफ NO3 नेगेटिव दिस इज आल्सो sp2. फाइंड आउट कर लीजिए, दिस इज आल्सो sp2. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C and D, ClO2 negative and ClO3 negative, right. Moving to the next one, it says that the number of species having single unpaired electron. ठीक है. MOT पे बेस्ड है, आप MOT की बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैं इजीली आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे इस चीज़ को ध्यान में रखना है. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन लगा रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंक्लूजन लगा रहा हूँ बेसिकली मैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कभी भी आपको मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है, आप देखिएगा स्पीशीज़ कौन से हैं. तो अगर आपके सारे के सारे स्पीशीज़ हैं ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़, अगर आपके पास स्पीशीज़ में ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट का ये मतलब रहेगा कि मान लीजिए सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर के बराबर हैं, तो ये सब के सब आपके पैरामैग्नेटिक होंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट फॉर्मूला यूजिंग, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब के सब आपके पैरामैग्नेटिक होंगे और सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 देखने को मिलेगा और मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 1.8 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ सो ऑल इवन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़,
ये इवन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़ आपके हो जाएंगे डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट 16 एंड 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, एक्सेप्ट 16 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़। ये इवन नंबर हैं और इवन नंबर वाले सारे के सारे डायामैग्नेटिक होंगे, बट इन दोनों को छोड़ के, ये वाले जो दो हैं इन वालों को छोड़ के। और जो 16 वाले और 10 वाले आपको देखने को मिलेंगे, 16 और 10 वालों में, दोनों में, 16 और 10 वालों में दोनों के दोनों पैरा होंगे, दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक, प्लस सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायामैग्नेटिक डायटोमिक स्पीशीज़ में से 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग और 10 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इनमें एन का वैल्यू 2 होगा। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं उन सब में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। आप चाहो तो एमओटी ड्रॉ करके भी इसको पता कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे इवन कंटेनिंग स्पीशीज़, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके टोटल होंगे वो डायामैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी एंड 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी में आप अच्छा एग्जाम्पल याद रख सकते हो आपका O2 का, और 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो आपका B2 का। दो इसके अलावा भी आपके आयनिक फॉर्म में स्पीशीज़ 16 और 10 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सबके सब पैरामैग्नेटिक होंगे और इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए जो पहला स्पीशी आपके पास गिवन है वो NO है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, पहला स्पीशी आपका NO। नाउ इन केस ऑफ NO द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लीजिए। NO के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका कितना आ जाएगा, 7 नाइट्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, 15। और 15 होगा तो इसका मतलब भी पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक वालों में क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशी है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा। ठीक है, सो नो डाउट इसमें n इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, अच्छा सेकेंड देख लीजिएगा, इन केस ऑफ CN नेगेटिव, CN नेगेटिव अगेन नाइट्रोजन 7 और कार्बन के 6 प्लस एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो ये भी 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, सो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा, सो n इज ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। अच्छा तीसरा स्पीशी आपके पास है O2 नेगेटिव, सो इन केस ऑफ O2 नेगेटिव, O2 इज 16 और एक नेगेटिव लगा दिया 17 हो गया। तो इस केस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 देखने को मिल जाएंगे, और फिर से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी आपको मिल रहा है तो इसमें भी n का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट ना। इन केस ऑफ O2 माइनस 2, O2 माइनस टू इज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर में n इज इक्वल टू 0, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, लास्ट वाला आपका O2 है, O2 इज 16, दिस इज इंपॉर्टेंट, O2 इज 16 है तो ये इवन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशी, बट इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स वालों में आपके जो डिजेनरेट पाई ऑर्बिटल्स हैं और पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं उनका फिलिंग देखने को मिल जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। सो यहाँ पे n का वैल्यू 2 होगा। ओके, सो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कितने हैं जिनमें सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। सो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा ओनली ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़ में। सो इसमें से आपको NO मिल जाएगा, CN नेगेटिव मिल जाएगा, और साथ में आपका O2 नेगेटिव। सो 3 स्पीशीज़, ये पहले वाले 3 स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट सेज दैट, स्टेटमेंट दे रखे हैं दो। पहला स्टेटमेंट आपके पास है अल्फा हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोनाइल गिविंग एल्डोल। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है या एल्डोल एडिशन करना है, चाहे एल्डोल एडिशन कर लीजिए या एल्डोल कंडेंसेशन कर लीजिए, अगर हीट दे रखा है तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। ओके, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा दूसरा आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि बेंजल डिहाइड और इथेनॉल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर आप बेंजल डिहाइड कंसिडर कर लें दिस वे, वी हैव CHO एंड इथेनॉल इज CH3C डबल बॉन्ड OH। सो इथेनॉल के पास जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये क्रॉस एल्डोल देगा, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सो दे विल अंडरगो क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, राइट।
एंड क्रॉस एल्डोल के केस में आपको ध्यान में रखना है, एक और बात मैं लिख लेता हूँ, क्रॉस एल्डोल के केस में जब भी क्रॉस एल्डोल होगा, अगर एक स्पीशी में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले में नहीं है, तो इस केस में आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स। दो प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे, एक तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्रॉस दे देगा, और दूसरा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो आपस में सेल्फ भी दे देगा। तो इस केस में आपके दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, राइट, दो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर क्रॉस एल्डोल इस हिसाब से हो कि दोनों के दोनों स्पीशीज़ में अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो, उस टाइम पे स्टीरियो आइसोमर्स को छोड़ के विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स आपको चार प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, जो एक बार नीट में आई थिंक 22 में या 23 में पूछ रखा है एक बार, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जेई में आ रखा है 24 में, जेई 2024 का पेपर है, और इवन जेई ये आपका नीट में भी इस बार अपियर हुआ था। सो आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रखा है सेकेंड पीरियड का, राइट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है। तो काफ़ी सिंपल सी बात है, जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करेंगे, इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रखा है, तो आपको पता है आपका जो चेंज देखने को मिलता है वो ग्रुप सेकंड में और ग्रुप 13 में देखने को मिलता है, और साथ साथ में 15 और 16 में देखने को मिल जाता है। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की मैं अगर एलिमेंट लिख दूँ तो आ जाएंगे आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, एक तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में चेंज देखने को मिलेगा, और बेरिलियम और बोरॉन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। बस इन दोनों में आपको चेंज लेके आना है। यहाँ पे बोरॉन और बेरिलियम में पेनिट्रेटिंग पावर के कारण चेंज आ जाता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 15 और 16 ग्रुप में हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी के कारण चेंज आ जाता है। सो इनका करेक्ट ऑर्डर ये बन जाएगा कि फ्लोरीन सबसे ऊपर हो जाएगा आपका, फ्लोरीन के बाद आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन आ जाता है, उसके बाद आपका कार्बन आ जाएगा, कार्बन के बाद आपका बेरिलियम आ जाएगा, बोरॉन नीचे चला जाएगा, राइट। ये आपका करेक्ट ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ओके, इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और राइट एक ही ऑप्शन सही है इसमें, दैट इज ऑप्शन बी, फ्लोरीन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन बेरिलियम देन बोरॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इन दिस नेक्स्ट वन वी हैव टू आइडेंटिफाई द सुइटेबल रिएजेंट एक्स एंड वाई फॉर द गिवन प्रोडक्ट। ओके, एक रिएक्शन करवा रखा आपके पास, और आपको एक्स और वाई ढूंढना है कि एक्स और वाई क्या होगा। सब रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन में क्या किया गया है। ये जो गिवन सबस्ट्रेट आपके पास था, जो आपके पास गिवन सबस्ट्रेट है, दिस इज Cl एंड वी हैव दिस वे Br। इसको आपने कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं कर रखा आपने, बेसिकली जो Br आपका अटैच था इस Br की पोजीशन को चेंज कर रखा है। और इस Br की पोजीशन को चेंज इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर आप सबसे पहले इसमें बीटा एलिमिनेशन करवा दें, तो बीटा एलिमिनेशन करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उसके बाद आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दें तो आपका Br अटैच हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि किस हिसाब से रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहले मैं इसमें एल्कोहलिक KOH ऐड कर दूंगा विदाउट ऑप्शंस। अगर मैं चेक कर लूँ, अगर KOH ऑप्शंस में नहीं दे रखा है तो आप NaOH का यूज़ भी कर सकते हैं। सो दिस, इसी की जगह पे मैं एल्कोहलिक NaOH लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लस एक और बात ध्यान में रखनी है आपको, साथ साथ में बीटा एलिमिनेशन करने के लिए अच्छे खासे टेम्परेचर की नीड पड़ती है आपको, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में ध्यान में देखते हुए आप ये देखेंगे, दो ऑप्शंस में 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और दो ऑप्शंस में 80 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। 20 डिग्री पर रिएक्शन ऑपरेट नहीं होता, सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन इज 80 डिग्री सेल्सियस। अच्छा खासा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, एंड दिस इज नथिंग बट बीटा एलिमिनेशन, राइट। बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। और अगर आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड देखने को मिल रहा है, सो ये ऑलवेज E2 को फॉलो करते हैं, E2 एलिमिनेशन के थ्रू जाना चाहेंगे, ठीक है। सो एल्कोहलिक KOH आपने लगा दिया, एल्कोहलिक KOH क्या कर लेगा, यहाँ से OR नेगेटिव बेस जनरेट होगा, और वो बेस आपका बीटा हाइड्रोजन बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और Br जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है हट जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो हटेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। सो इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से, we have this way. However, the Cl which is directly attached to benzene ring cannot be displaced in this manner. इसको नहीं हटा सकते हम, ठीक है। तो यहीं पे रहेगा अटैच, ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया। ओके, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इसके आगे जो कर रखा है उसमें Br आपका यहाँ पे अटैच है, इस वाले पोजीशन पे अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना पड़ेगा। अगर आपको Br को यहाँ पे अटैच करवाना है तो आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना पड़ेगा। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन करने के लिए आपने HBr ऐड कर दिया,
और पेरोक्साइड एब्सेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास दे रखा है जिसमें पेरोक्साइड ऐड कर रखा है, ये ऑप्शन तो कट गया आपका। हाँ, अगर ये बी आर इसके जगह पे यहाँ पे लगा रखा होता, अगर ये बी आर डायरेक्टली आपका लास्ट वाले कार्बन पे होता तब आप पेरोक्साइड यूज़ करते, बट क्योंकि अभी नहीं है तो हम पेरोक्साइड का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, इसमें इसके अलावा एक बहुत अच्छे सॉल्वेंट का, एक प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है जिसमें आपका एसिटिक एसिड आ जाता है CH3COOH, इसका यूज़ किया जाता है जो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने के काम में आता है। सो HBr का एडिशन करेंगे और आपको पता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो Br आपका कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाके अटैच कर जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच कर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से वी हैव दिस Cl और यहाँ पे आपका Br अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका Br अटैच हो जाएगा, राइट। ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका। किया गया आपने पहले में बीटा एलिमिनेशन करवा दिया और दूसरे में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दिया, दैट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सो इसको ध्यान में रखते हुए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। पहले अल्कोहलिक NaOH लगा दिया 80 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद HBr लगा दिया एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, राइट। ओके, सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है जहाँ पे आपका K2MnO4, सो बेसिकली ये जो आपके पास ये जो K2MnO4 है एल्कलाइन मीडियम में ये KMnO4 में और MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आपको पूछ रखा है कि सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ सेंट्रल एटम्स। ओके, आपको प्रोडक्ट में सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। आपको ध्यान में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू स्पिन इज इक्वल टू √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन के बराबर, राइट। सिंपल फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने का, बिना फॉर्मूला भी ना लगाओ तब भी ये सवाल सॉल्व हो जाता है। ओके, अब जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें पहला प्रोडक्ट है आपका KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनीट एंड वी नो दैट मैंगनीज इज प्रेजेंट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट बिकम्स 3d0 एंड if non paired electron is present then mu spin will be equal to 0, whereas in case of MnO2 the second product is MnO2, in this MnO2 manganese is present in +4 oxidation state, so in +4 oxidation state अगर मैंगनीज +4 में प्रेजेंट है तो मैंगनीज का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में लिख देता हूँ। मैंगनीज का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s2, राइट। और आपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए, 2 S में से लूज कर दीजिए, 2 D में से लूज कर दीजिए और D में आपके कितने देखने को मिल जाएंगे 3d3, राइट। और इसका म्यू स्पिन कितना हो जाएगा यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप ऊपर वाले फॉर्मूला में, या डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू 3.8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। 3.8 के करीब करीब आंसर आपका बोहर मैग्नेटॉन में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब सवाल में पूछ रखा है कि नियरेस्ट इंटीजर बताइए, इनके सम कर दीजिए आप, बताइए इनका सम करने पे आपको कितना मिलेगा। 0 + 3.8 दैट इज नथिंग बट 3.8 और 3.8 का नियरेस्ट इंटीजर आपको देखने को मिल जाएगा 4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि NTA टाइप का सवाल है, जेई में इस तरीके से सवाल आता है, 2 नीट में आ गया तो आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, करेक्ट आंसर होगा 4, राइट। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन बाय द हेल्प ऑफ लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके, सो जब आप नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जब आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जब आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे या लेसाइन, इसको लेसाइन एक्सट्रैक्ट भी पढ़ते हैं, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ LE, बट रिमेंबर दिस इज लेसाइन एक्सट्रैक्ट, लेटिस एनर्जी मत पढ़िएगा, दिस इज लेसाइन एक्सट्रैक्ट। जब आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाएंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो इफ़ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, इफ़ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, अकेला सल्फर को छोड़ के अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपको ये नाइट्रोजन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN की फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, NaCN की फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, NaCN की फॉर्म में आपको ये देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो कंपाउंड खुद ऑर्गेनिक होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कंपाउंड ऑर्गेनिक होना चाहिए, सैंपल आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए, आपका जो सैंपल है दैट शुड बी ऑर्गेनिक, दैट शुड बी ऑर्गेनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN की फॉर्म में देखने को मिलेगा। अच्छा, इन सब ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है दैट इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन सबको ध्यान में होगा, दैट इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, जिसका यूज़ आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन में भी किया जाता है। ओके, पहला ऑप्शन ये है।
अब पहले ऑप्शन में तो कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, पहला वाला तो आपका इनऑर्गेनिक सैंपल हो गया, पहले वाले में तो कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, और अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब NaCN का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और अगर NaCN का फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो ये लेसाइन टेस्ट नहीं देगा। सो पहला वाला लेसाइन टेस्ट नहीं देगा। ओके, अच्छा दूसरे ऑप्शंस पे देखते हैं, बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। दूसरा आपके पास दे रखा है फिनाइल हाइड्रोजीन। सो फिनाइल हाइड्रोजीन जो आप यूज़ करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में भी। दिस फिनाइल हाइड्रोजीन इज दिस वे। हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन हटाइए और एक फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए बस। सो NH एंड NH2, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा दिया और फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अब इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन प्रेजेंट होने के कारण ये आपका लेसाइन टेस्ट दे देगा। ठीक है, मैं इस पर टिक कर रहा हूँ, ये लेसाइन टेस्ट देगा। अच्छा तीसरा वाला आपके पास है ग्लाइसिन, राइट। तो ग्लाइसिन इज दिस वे, वी हैव दिस NH2 COOH and this H and this H. This is the only optically inactive naturally occurring amino acid जो बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ये सेंटर आपका कार्बन सेंटर है। सो इसका मतलब ये होगा कि ये भी आपका लेसाइन टेस्ट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो NaCN बना सकता है। अच्छा लास्ट ऑप्शन आपके पास है यूरिया। सो नंबर 4 इज़ यूरिया। यूरिया इज़ NH2 CO NH2, राइट, which is the first organic compound that has been synthesized by वोहलर। ये वोहलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिंथेसाइज किया था। तो ये भी आपका लेसाइन टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्राजीन, राइट। ओके, द नेक्स्ट इज वी हैव टू कंपेयर द फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को आपको कंपेयर करना है, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है, इसको रिमेंबर करना। सो इंपॉर्टेंट भी और इसको रिमेंबर रखना इजी, इसको याद करना इजी है। ओके, फील्ड स्ट्रेंथ को जब आपको ध्यान में रखना है, सो फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको ध्यान में रखने के लिए यह ध्यान में रखना है कि कार्बन कंटेनिंग जो लिगेंड्स होंगे उनका फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लाइक वी हैव CN ग्रुप, वी हैव CO लिगेंड। उसके बाद सेकेंड वाले आपको जो देखने को मिल जाएंगे वह है नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज़, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज़, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इवन फास्फोरस वाले भी इसी में देखने को मिल जाते हैं, वो भी अच्छा खासा फील्ड स्ट्रेंथ रखते हैं। इसके बाद आपको हेलोजेंस देखने को मिल जाते हैं, और लास्ट में आपको सल्फ़र देखने को मिल जाते हैं, सल्फ़र कंटेनिंग स्पीशीज़, क्योंकि सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक्विटी थोड़ा कम होता है, तो और इवन साइज़ भी अच्छा खासा है, तो ओवरलैप उतना तगड़ा नहीं हो पाता। सो ये आपका जनरल ऑर्डर है अगर आपको फील्ड स्ट्रेंथ ध्यान में रखना है। कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज़ का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज़, देन ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज़, और लास्ट में आपके हेलोजेंस और सल्फ़र वाले देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, सब ऑप्शंस को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लो तो आप ये देखोगे कि CO सबसे खतरनाक लिगेंड है। ठीक है, CO सबसे खतरनाक लिगेंड। ओके, उसके बाद आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशी आ जाएगा OH, उसके बाद आपका हेलोजन आ जाएगा, और लास्ट में आपका सल्फर कंटेनिंग स्पीशी आ जाएगा। सो इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन 2 में आपका CO पहले है, सही है, बट फ्लोरीन को OH से ऊपर लिखा हुआ है, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि OH आपका फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, फ्लोरीन तो कम हो जाएगा। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। आपको बोल रखा है कि अमंग दी फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है। आपके पास बेसिकली कंजुगेट बेसिस दे रखे हैं, आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले इन कंजुगेट बेसिस को एसिड में कन्वर्ट कर लीजिए। सो हम क्या करेंगे, इनका एसिड बना देंगे। सो कंजुगेट बेसिस में प्रोटॉन का एडिशन करेंगे, प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, और प्रोटॉन ऐड करने के बाद आपके पास एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड से ही प्रोटॉन निकालने के बाद आपका कंजुगेट बेस बना होगा, तो इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उल्टा करके लिख लेंगे। सो कंजुगेट बेसिस जो आपके पास दे रखे हैं, इनमें प्रोटॉन ऐड कर दीजिए और ये आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सेकेंड, ओके, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सब में प्रोटॉन ऐड कर लेंगे। पहला OH नेगेटिव दे रखा है, सो OH नेगेटिव में प्रोटॉन ऐड कर दूंगा, दिस विल बिकम RO, सॉरी दिस विल बिकम H2O, राइट, दिस विल बिकम H2O। सो पहला आपका बन जाएगा H2O। सेकेंड H नेगेटिव है, प्रोटॉन ऐड कर दूंगा, दिस विल बिकम H2। थर्ड इज HCO नेगेटिव, H ऐड कर दूंगा, दिस विल बी HCOOH। नंबर 4 वी हैव एसिटेटाइन, H ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम एसिटिक एसिड CH3COH। और नंबर लास्ट में आपका R नेगेटिव दे रखा है, तो H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका ROH। ओके, ये हमने इनको एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। सो ये बेसिकली सबके सब एसिड्स हैं, हमने इनको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब
इन एसिड्स को आपस में कंपेयर कर लीजिए और आपको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस वीक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कंजुगेट बेस, हैज़ वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड से जनरेट होने वाला जो बेस होगा वो वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कंजुगेट बेस। अच्छा, इन सब का एसिडिक कंपैरिजन कर लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लीजिए, काम बन जाएगा, आपका आंसर पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हैं इन सब में से सबसे अच्छे एसिड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी आपका मिथेनोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर मिथेनोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब इससे बनने वाला बेस सबसे वीक होगा। तो तीसरा वाला तो मैं लास्ट पर रख लेता हूँ, तीसरा वाला सबसे वीक होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस जो सवाल में गिवन है वो सबसे वीक होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लेता हूँ पहले। सो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपका नंबर 3 पे आ जाएगा, उसके बाद एसिटिक एसिड, राइट, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद नंबर 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपके पास वाटर है, अल्कोहल है और H2 है। अब हमें ये पता है कि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा होगा, तो उसके बाद आपका 1 आ जाएगा। और हाइड्रोजन और अल्कोहल में कंपैरिजन कर लूँ तो आपका जो अल्कोहल है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो उसके बाद नंबर 5 होगा और H2 सबसे लास्ट पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ नंबर 2, राइट। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, तो इसके कंजुगेट बेसिस के स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे ऊपर आपका नंबर 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका नंबर 5 हो जाएगा, फिर नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका नंबर नंबर 4 देखने को मिलेगा और नंबर 4 के बाद नंबर 3 देखने को मिल जाएगा। ये इनका करेक्ट कंजुगेट बेसिस का या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसमें मोटा पॉइंट आपको ध्यान में रखना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस वीक होगा। जो आपके पास कंजुगेट बेसिस दे रखे हैं उनसे एसिड जनरेट कर लीजिए और फिर इस कॉन्सेप्ट को लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव 25143, सो 25143, राइट, ऑप्शन टू करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है 4th ऑर्बिट का। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ 4th ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का दे रखा है जी आपका x/r0 के बराबर। ठीक है, ओके, सो आपका जो लेमडा है, लेमडा फॉर 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज गिवन एंड इट इज इक्वल टू x/r0। ये आपके पास गिवन है। ठीक है, ये आपके पास गिवन चीज़ है। ओके, आपको पूछ रखा है, अच्छा आपको लेमडा ही पता करना है, एक्चुअली में आपको इस पूरे में x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, सो x का वैल्यू आपको देखना है कि x क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू आपको पता करना है, सो अपने को x पता करना है। नाउ अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पुट करना है जो आपको डायरेक्टली भी ध्यान में रखना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज लेमडा इज इक्वल टू h/mv। इसके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, बट n के साथ ऑर्बिट नंबर के साथ इसको कैसे कोरिलेट किया जाता है वो आप एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम से इसको निकाल सकते हैं। अब आपको ये पता है दैट इज अकॉर्डिंग टू बोहर mvr इज इक्वल टू nh/2π, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, mv का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो यहाँ से mv कितना आ जाएगा, mv विल बी इक्वल टू nh/2πr। अब इस पूरे को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जब मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो आपका लेमडा बन जाएगा, लेमडा विल बी इक्वल टू, सो वी हैव लेमडा इक्वल्स टू h/, इस mv की जगह पे मैं पुट कर दूंगा nh/2πr। सो ये बन जाएगा आपका nh/2πr। सो 2πr को मैं ऊपर लेके जाऊँगा रेसिप्रोकल होके, सो ये जगह 2πr, h और h में कैंसिल कर दूंगा, n को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो n को इस साइड मल्टीप्लाई करने पे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। सो दिस विल बी n लेमडा इज इक्वल टू 2πr, राइट। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर आपका शेल नंबर दे रखा है और वेवलेंथ पूछ रखा है, सो रिलेशन बन जाएगा n पाई इज इक्वल टू 2πr, n लेमडा इज इक्वल टू 2πr। ओके, अब 4th ऑर्बिट के लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है और आपको x का वैल्यू पूछ रखा है। सो हम कुछ नहीं करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालेंगे यहाँ से। सो लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा विल बी इक्वल टू, 4th के लिए आपको निकालना है, सो n का वैल्यू 4 डलेगा, मैंने पुट कर दिया 4 इज इक्वल टू 2π एंड वी नो दैट दिस r आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो r इज इक्वल टू r0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो z तो 1 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो, z 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा किसके बराबर आ जाएगा,
दिस इज़ 2 and 2, ये 2 आ जाएगा, काट दिया मैंने, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। सो लेमडा विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 2, 2 को मैं इधर लेके जाता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ, एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर नॉट मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर। बताइए फोर्थ शेल की बात कर रहा है तो एन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई Z1 के बराबर है। ठीक है, सो 2 8 ज़ा 16, सो लेमडा विल बी इक्वल टू, वी हैव 8 पाई आर नॉट। सो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा आपके 8 पाई आर नॉट के बराबर। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो लेमडा का वैल्यू आपके पास है वो है आपका एक्स पाई आर नॉट के बराबर, और अपने पास आ गया 8 पाई आर नॉट के बराबर, तो आपको एक्स पूछ रखा था, सो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो एक्स आपके पास होगा वो 8 होगा। सो एक्स विल बी 8। अगर इस तरीके से सवाल आपके नीट में अपीयर हुआ तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, नथिंग टू वरी, राइट। ओके, इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन आपके पास दे रखा है और रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट पूछ रखा है। ठीक है, सो आपने जिंक अमलगम देख लिया HCl की प्रेजेंस में, सो ऑब्वियस सी बात है क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। सो जो गिवन सबस्ट्रेट आपके पास है दैट इज वी हैव दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड देन दिस केटोनिक ग्रुप। ओके, और आपने इस पर क्लेमेंसन रिडक्शन करना है, सो जिंक एमलगम लगा रखा है HCl की प्रेजेंस में और हीट कर रहे हैं। ठीक है जी, जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे आपको ये पता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन का काम ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो आपके पास होगा C डबल बॉन्ड O, इसको मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप आपका, ये कार्बोनाइल ग्रुप चाहे आपका एल्डिहाइड का हो या ये कार्बोनाइल ग्रुप आपका कीटोन का हो, ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों के दोनों को रिड्यूस कर देगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सो क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा और कीटोन भी रिड्यूस होगा। सो अगर ये वाला पोर्शन आपका रिड्यूस हो गया, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और ये रिड्यूस होके भी यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा। ठीक है, और H ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये CH3 में कन्वर्ट होगा। सो अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, दिस वे, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका CH2 CH3 आ जाएगा। सो इस वाले पे मिथाइल और थर्ड पे इथाइल, सो मिथाइल और इथाइल, सो दिस विल बी 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन, राइट। सो ऑप्शन 1, राइट, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा आपका, देखिए ऑप्शन 1 में ये दे रखा है, इसी से सवाल था काफ़ी। ओके, नेक्स्ट में आपको बोल रखा है कि कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको डी ऑर्बिटल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी सा है। देखिए पहले वाले में पहला कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है, कॉपर +2 में प्रेजेंट है, सो कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एवर वीक फील्ड लिगेंड्स आर प्रेजेंट, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। व्हाट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो कॉपर इन +2 विल हैव 3D9 कॉन्फिगरेशन, एंड 3D9 कॉन्फिगरेशन का मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेटी सिंपल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सेकेंड वाले में आप देख लीजिए, इन केस ऑफ सेकेंड दिस आयरन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड आयरन +3 में देखने को मिल रहा है, प्लस साथ में वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आपके अलग रखे हैं और आयरन +3 में है, द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन इज 3D6 4s2, राइट। सो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिस विल बी 3D5, दिस इज 3D5। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो सबके सब अनपेयर्ड होंगे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अच्छा थर्ड केस में क्रोमियम +2 आपका दे रखा है, वीक फील्ड लिगेंड साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, क्रोमियम +2 साथ में वीक फील्ड लिगेंड, सो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन 3D5 4s1, और +2 में आपको देखने को मिल जाएगा 3D4, सो 3D4 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 4। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट वाले केस में निकल +2 में आपको देखने को मिल रहा है, साथ में वीक फील्ड लिगेंड, सो बेसिकली सब में वीक फील्ड लिगेंड थे और इवन सबके सब ऑक्टाहेड्रल हैं, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो निकल +2 में आपको देखने को मिलेगा, सो द कॉन्फिगरेशन बिकम्स, निकल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन आपका हो जाएगा 3D8 4s2, सो +2 में आपको 3D8 देखने को मिलेगा। अब जब 3D8 लिखेंगे तो 3D8 कुछ इस तरीके से होगा, दिस वे 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव 7 एंड 8, सो आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली देखने को मिलेंगे, सो n विल बी इक्वल टू 2, राइट। सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, सवाल में आपको पूछ रखा है कि कितने स्पीशीज़ हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इवन नंबर वाले आपको कितने मिलेंगे, एक तो आपका निकल वाला आ गया जिसमें n इज इक्वल टू 2 हो गया, और दूसरा आपका क्रोमियम वाला आ गया। सो बेसिकली 2 कॉम्प्लेक्सेस, सो एक आपका निकल वाला हो जाएगा और दूसरा आपका क्रोमियम वाला हो जाएगा। सो ये 2 आपके हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इट्स एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट के अलावा इकलौता ऐसा जो ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल शो करेगा वो स्कैंडियम है, ये आपको पता है, सिंपल सा सवाल था। स्कैंडियम शोज +3 ओनली, राइट, इसका आंसर स्कैंडियम हो जाएगा, तो इजी है।
अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन, ओके, ये ऊपर ही सॉल्व किया था, ये सेम सेम सवाल है, सेम सेम। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। आपको रेट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल पूछ रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, दैट इज के इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K3। इससे आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, सो ई ओवरऑल। सो अर्हीनियस का एप्लीकेशन लगेगा, ठीक है ना, अर्हीनियस थ्योरी का एप्लीकेशन आपको लगाना है। तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना। जो के वैल्यूज़ आपको दे रखे हैं, इनको ध्यान से देखिए। जो के वैल्यूज़ आपको दे रखे हैं, जो जहाँ पे भी के मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वहाँ पे आप ई ए को प्लस कर देंगे, और जहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा है, जो भी पोर्शन आपका डिवाइड, जो भी के आपका डिवाइड हो रहा है, उसको आप माइनस कर देंगे सिंपली। सो अगर आपको ई ओवरऑल निकालना है, सो ओवरऑल ई आपका बराबर हो जाएगा जो K1 इंटू K2 है, सो दैट बिकम्स इक्वल टू EA1 प्लस EA2, राइट। EA1 प्लस EA2, और ये जो K3 आपका डिवाइड में ले रखा है, इसको आप माइनस कर दीजिए, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस EA3। ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला जो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आपके रेट कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो आप क्या कर दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस कर दीजिए, और जिस रेट कॉन्स्टेंट को डिवाइड कर रखा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर दीजिए। सो इन सबको पुट करेंगे, EA1 आपके पास 400 दे रखा है, प्लस EA2 300 दे रखा है, माइनस EA3 200 दे रखा है। दिस विल बी इक्वल टू 400 प्लस 300 डायरेक्टली कर लीजिए, इसमें से ये माइनस करके 100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो 4 प्लस 1 500, कुल मिला के ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास 500 आ जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट द वेट ऑफ NaCl इन 500 ml एक्वस सोल्यूशन इज इतने, यू हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको मोलरिटी फाइंड आउट करना है। वी नो दैट मोलरिटी इज इक्वल टू WB upon MB, that is nothing but moles given mass upon molecular mass of solute multiply by 1000 upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। ये फॉर्मूला है मोलरिटी निकालने का। सो मोलरिटी विल बी इक्वल टू गिवन मास विच इज़ 5.85, ओके। MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट आपके पास जो गिवन है वो NaCl है। सो Na इज 23, NCl इज 35.5। सो टोटल सम करने पे आपका आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास आपको इतना देखने को मिलेगा। सो डिवाइडेड बाई 58.5, ओके, डिवाइडेड बाई 58.5, सो 58.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम आपके पास दे रखा है 500 ml। सो दिस विल बी इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ 5.85 एंड दिस इज़ 58.5। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 585 कट कर दूंगा, और आपका बच जाएगा 1/10, सिंपली 1/10 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2, सो दिस इज़ नथिंग बट 2/10 विच इज़ इक्वल टू 0.2, ठीक है, 0.2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या किया, इस वाले को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपने बेसिकली इसको 585 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 585 लिख दिया। अब निचले वाले का पॉइंट जब आपने खत्म किया तो ऊपर 10 आ गया, और जब ऊपर वाले का पॉइंट खत्म किया तो नीचे 100 आ गया। ये और ये कैंसिल हो गया, 0 और 0 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 1/10। सो 1/10 इंटू 2, दिस इज नथिंग बट 0.2 मोलर। सो मोलरिटी आ जाएगा 0.2 मोलर, ओके। सिंपल सा सवाल था ये। और द स्पिन, ये हमने ऊपर ही सॉल्व कर रखा है, सेम सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स पूछ रखे हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, राइट। आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से, और मैं इनको एकदम एक बार प्ले कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।